पाठ 4 जीवों की पर्यावरण पर निर्भरता। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं वे सभी पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। पक्का। जीव जंतुओं को पानी चाहिए, पर्यावरण से मिलता है। हवा चाहिए, पर्यावरण से मिलता है, मिलती है ना। भोजन चाहिए, पर्यावरण से मिलता है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, पर्यावरण से मिलता है। ठीक है। मिट्टी चाहिए, पर्यावरण से मिलता है। खनिज लवण चाहिए, पर्यावरण से मिलता है। तो ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए हर जीव को पर्यावरण पर आश्रित रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। अगर पर्यावरण में जो अजैविक घटक हैं वो नहीं होते तो जीव यहां हो ही नहीं सकता। जीवित जीव यहां बना ही नहीं सकता। बिना पानी के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। बिना हवा के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। बिना मिट्टी या बिना सूर्य के प्रकाश से कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। पेड़ पौधे भी क्या सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जैविक जितने भी जैविक घटक हैं उन जैविक घटकों को अजैविक घटकों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आपको समझ में इसलिए घटक माने होता है कोई वस्तु जिसका जीव जंतु एक दूसरे में प्रयोग करते हैं, वो घटक कहलाते हैं। ठीक। अब आप लोग कल नहीं आए इसलिए आपको पर्यावरण में थोड़ा परेशानी आ सकती है शब्द में। पर्यावरण में इसीलिए बता देता हूं कि जीव जंतु हमारी दुनिया में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक सजीव घटक और एक निर्जीव घटक। जिनमें जीव होता है उन घटकों को सजीव कहते हैं, जिनमें जीव नहीं होता है उन घटकों को निर्जीव घटक कहते हैं। समझ में आया? अब जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर के हमारा पर्यावरण बनता है। पर्यावरण में जितने भी वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, वे सबको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों को मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं वो पर्यावरण के अजैविक घटकों पर आधारित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उनके सहारे जीवित रहते हैं। अगर अजैविक घटक नहीं होंगे तो जैविक घटक का जीवित रहना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। अब पाठ 4 में हम पढ़ रहे हैं कि जीवों की पर्यावरण पर निर्भरता। तो इसको हमने पहले आपको पाठ के नाम से ही आपको समझा दिया कि इसमें सबसे पहला है पेड़ पौधे और जंतु हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। पहली चीज क्या पढ़ना है इसमें से कि पेड़ पौधे और जंतु हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। आप लोग जानते हैं हम क्या हैं, हम खुद एक जीव जंतु, ठीक है, लेकिन हमारा दिमाग जब विकसित हो गया है इसलिए हम एक सभ्य मानव, सभ्य प्राणी, सभ्यता वाले प्राणी। तो हमें भी पेड़ पौधों की आवश्यकता है और जीव जंतुओं की भी आवश्यकता है। क्यों? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन प्राप्त नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? पेड़ पौधों से हमें अनाज मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, दालें मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, ठीक है, और भी छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, विभिन्न प्रकार की चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। दूसरी बात, जंतु भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे आप जानते हैं कि जिस प्रकार से अगर हमें दूध चाहिए तो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट ये हमें दूध देते हैं, ठीक है। अगर हमें अंडा चाहिए तो मुर्गी चाहिए। अगर हमें कुछ भोज्य पदार्थ में जो लोग मांस मछली खाते हैं तो उनको भी जीव जंतु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से शेर है तो शेर को कोई ना कोई प्राणी चाहिए जिसका वह शिकार कर सके और अपना भोजन ले सके। चील है, काइट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको भी कोई जीव जंतु चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे भी बहुत उपयोगी हैं और जीव जंतु भी बहुत उपयोगी हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें भोजन नहीं मिलता और हम जीवित नहीं रह पाते। अगर
जीव जंतु नहीं होते तो जितनी चीजें हमें जीव जंतुओं से मिलती हैं, जितने पदार्थ हमें जीव जंतु से मिलते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। समझ में आ गया? हवा, पानी, भूमि तथा हमारे जीवन में भूमि का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आप जानते हैं कि हवा के बिना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते, ठीक है। जल के बिना हम 2 दिन नहीं रह सकते हैं, और भोजन के बिना हम 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। पक्का? तो ये हमारे जीवन के जीने के लिए, जीवित बने रहने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, बहुत जरूरी वस्तुएं हैं। समझ में आएगा? इनका जीवन में हमारे लिए बहुत बहुत महत्व है। अगर ये चीजें नहीं होती तो हमारा जीवन संभव नहीं था, ठीक है। अगला इसमें पढ़ना है पेड़ पौधे, जंतु एवं मनुष्य की अंतर्निर्भरता। पेड़ पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैंने कल अंतर शब्द का अर्थ बताया था। अंतर माने होता है दोनों के बीच, अंतर निर्भरता, अंतर निर्भरता। देखिए अंतर निर्भरता क्या कहलाता है? अंतर माने होता है दोनों के बीच, और निर्भर माने होता है आश्रित। दोनों के बीच आश्रित होना अंतर निर्भरता। कल मैंने बताया था अंतरदेशीय यानी 2 देशों के बीच, अंतरराष्ट्रीय यानी 2 राष्ट्रों के बीच, ठीक है। इसी प्रकार से अंतर निर्भरता यानी 2 निर्भरताओं के बीच। तो पेड़ पौधों में और जंतुओं में एवं मनुष्य की अंतर निर्भरता क्या है? देखो, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? हम लोगों से, जीव जंतुओं से। तो वो हमारे ऊपर निर्भर है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम पर निर्भर है, ठीक है। जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेते हैं? पौधे लेते हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर निर्भर है। लेकिन जीव जंतु पौधों पर भोजन के लिए आश्रित। जीव जंतुओं को भोजन कहां से मिलता है? आप लोगों ने गाय, बैल, भैंस, बकरी देखी होगी। ये क्या खाते हैं? पेड़ पौधे, घास फूस खाते हैं ना। तो वे किस पे आश्रित हैं? किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधे। और हम लोगों को भी अनाज, दाल, सब्जियां, जड़ी बूटियां मिलती हैं। वो कहां से मिलती हैं? पेड़ पौधों से, ठीक है। तो एक दूसरे का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम नहीं होते, और अगर जीव जंतु नहीं होते तो पेड़ पौधे, क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। पक्का? अगर हम लोग पेड़ पौधों का ज्यादा विनाश करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक, और अगर जीव जंतु पूरे खत्म हो जाते हैं तो पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक। समझ में आया? इसलिए पेड़ पौधे और जंतु, मनुष्य सभी एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित या सहारे रहते। पेड़ पौधे और जंतुओं के संरक्षण में मानव की क्या भूमिका है? देखिए, जब आप जानते हैं कि मानव एक सबसे ज्ञानी प्रजाति प्राणी है। मानव क्या है? मानव की खोपड़ी में सबसे बड़ा दिमाग है, इसलिए इसके पास बहुत से सोच, समझ, विचार होते हैं, ठीक है। तो मानव का कर्तव्य बनता है, जब मानव इतना समझदार है, जानकार है, तो इसका कर्तव्य बनता है कि वह पेड़ पौधों की रक्षा करे, जीव जंतुओं की रक्षा करे, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक हैं। फिर भी कई मानव समझदार होने के बावजूद भी पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंतुओं का शिकार कर रहे हैं। तो उसके कारण जंतुओं की कमी आ रही है, पेड़ पौधों की कमी आ रही है, और पेड़ पौधों की कमी से वर्षा और प्रकृति का, पर्यावरण का पूरा संतुलन बिगड़ता जा रहा है, पूरा संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए आप लोग जब समझदार हैं तो समझदारी जैसा काम करना चाहिए। जब पेड़ पौधे हमारे लिए जरूरी है तो क्यों ना हम इन्हें अधिक से अधिक लगाएं, क्यों ना हम जंगलों के विनाश को रोकें, ठीक है। जंगलों के विनाश को रोकें,
क्यों ना हम जीव जंतुओं के शिकार करने पर रोक लगा दें। आई बात समझ में? ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी समझदारी है, ठीक। तो ये हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। अब आप इस पाठ के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज है। समझ में आ गया होगा वैसे चलकर। अब सुने, शिक्षक को बच्चों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से इस चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है, ठीक है। बच्चों ऊपर बने चित्र को देखिए और इस पहेली का हल खोजिए। क्या है? तितली फूल पे बैठी क्यों, चिड़िया डाल पे चहकी क्यों, बादल पानी लाता क्यों, पौधा खेत में बढ़ता क्यों। समझ में आई बात? तो ये कह रहा है इसको आप सोचो कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको जरूर एक दूसरे पर निर्भरता का असर पता चलेगा कि एक दूसरे के लिए निर्भर है। जैसे तितली फूल पर क्यों बैठी? अगर तितली फूल पर नहीं बैठेगी तो उसमें फल नहीं बनेगा, इसलिए तितली फूल पर बैठी। अगर तो जरूरी है तितली का फूल पे बैठना, निर्भरता हो गई। अगर फल नहीं बनेगा तो हम नए बीज नहीं बनेंगे, तो नए पौधे नहीं बनेंगे, तो पौधे के लिए जरूरी हो गया। अगर तितली को फूल नहीं मिलेगा तो वो खाएगी क्या, क्या रस पिएगी, तो तितली को एक दूसरे पर निर्भरता होगी। समझ में आ रहा? इस कविता के माध्यम से ऐसे आपको बताया एक दूसरे पर निर्भर होना, आश्रित होना। फिर कह रहा है चिड़िया डाल पर चहकी क्यों। अगर पेड़ पौधे में जो फल लगे हैं उन फलों को चिड़िया काट करके नीचे ना डाले तो उनके बीज जमीन तक नहीं पहुंचेंगे, पेड़ पौधे नहीं बनेंगे। और जो चिड़िया मधुर आवाज करती है, फूलों को हिलाती है, तो फूलों से जो परागकण होते हैं वे दूसरे फूलों पे चले जाते हैं, उसके कारण फल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। तो एक दूसरे पर निर्भरता बता रहे हैं। चिड़िया किस पर निर्भर रहती हैं? रैन बसेरा के लिए, रात बसेरे के लिए, अपने घोंसला को बनाने के लिए उनको क्या जरूरत है? पेड़ पौधे की जरूरत है। उनको पत्ते खाने के लिए या फल खाने के लिए किस पे आश्रित रहना है? पेड़ पौधों पे आश्रित रहना। तो एक दूसरों पर निर्भरता बताई जा रही है। बादल पानी लाता क्यों? बादल पानी इसलिए लाता है कि पेड़ पौधे जितने भी सूख रहे हैं उनको पानी मिल जाए और वो जीवित हो जाए। और जब वे जीवित हो जाएंगे तो ठंडक बढ़ेगी, पेड़ पौधे तो ठंडक बढ़ेगी। जब जीवित हो जाएंगे ठंडक बढ़ेगी तो और ज्यादा पानी बरसेगा। आई बात समझ में? तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बादल नहीं बरसेंगे, बादल नहीं बरसेंगे तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। पक्का एक दूसरे पर निर्भरता बताई जा रही है इस कविता में। उसके बाद पौधा खेत में बढ़ता क्यों? पौधा खेत में इसलिए बढ़ता है कि जितने जमीन के अंदर खनिज लवण पोषक तत्व हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वह सूख ले और भोजन का निर्माण कर ले और उस भोजन को जीव जंतु करें, ठीक है। और फिर जब जीव जंतु रहेंगे तभी तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। नहीं आई बात समझ? अगर पेड़ पौधा बढ़ रहा है ठीक है, बढ़ते चलो, लेकिन अगर उनके पेड़ पौधों के फलों को जीव जंतु ना खाएं तो जीवित नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो एक दूसरे पर निर्भरता बताई जा रही है इस कविता के माध्यम। समझ में आया? ऐसे आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चलो, सोनू कहता है फूलों का रस पीने के लिए तितली फूलों पर बैठती है। पक्का? चिड़िया का घोंसला पेड़ पर है जहां उसके बच्चे रहते हैं, यह इसलिए वहां पर चहकती है। बच्चे रहते हैं, बच्चों की खुशी में वह चहकती है। पानी को हम सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए बादल पानी लाता है। उसके बाद खेत में पौधे को मिट्टी तथा पानी मिलता है, इसलिए वह बढ़ता है। खेत में अगर पौधे को मिट्टी और पानी ना मिले तो पौधा बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। शिक्षक कहता है शाबाश बच्चों, क्या आप जानते हैं ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं? जो मैंने पहले बता दिया संबंध, वही संबंधित है। आइए जाने कैसे। पेड़ पौधे, जंतु, हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इनमें से पेड़ पौधे एवं जंतु पर्यावरण के जैविक घटक हैं तथा हवा, पानी और भूमि अजैविक घटक कहलाते हैं। आइए अब हम पर्यावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक की सूची बनाते हैं।
सूची यानी लिस्ट। तो कक्षा 4 में भी आपने लिस्ट बनाई थी और अभी पिछले चैप्टर में भी आपने लिस्ट बनाई थी और फिर आपको वही लिस्ट आ गई है बनाने। ठीक, देखिए अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। पर्यावरण के सजीव घटक, सजीव यानी जिनमें जीव है, कौन कौन से हैं घटक? मनुष्य, पक्षी, जानवर, पेड़, ठीक है, मेढक, जो जो आपको जीव जंतु दिखते हैं सबकी लिस्ट तैयार कर लीजिए, तो वो जैविक घटक हो गए। अब पर्यावरण के निर्जीव घटक जिनमें जीव नहीं, हवा, पानी, मिट्टी, टेबल, कुर्सी, पंखा, फैन, मकान, पर्वत, पहाड़, नदियां, तालाब, क्या है जीव? अजैविक घटक। इनमें जीव थोड़ी है, जीव है क्या? जीव होता तो गर्मी, सूर्य की गर्मी की वजह से तालाब उठकर दूसरी जगह चला जाता, नहीं चला जाता। हाँ, ये अजीब है, ठीक है। अब शिक्षक कहता बच्चों पेड़ पौधे एवं जंतुओं से हमें बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, आइए हम उनका पता लगाएं। पहले हम पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की जानकारी लगाते हैं, पेड़ पौधों से कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें अनाज, दालें, सब्जियां, जड़ी बूटियां, पशु पक्षियों के लिए, और हाँ जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, ठीक है, इतनी चीजें तो हमें डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक होते हैं, आसपास का पर्यावरण ठंडा करने में सहायक होते हैं, ठीक है, और मिट्टी जड़ों के द्वारा मिट्टी को जकड़े रहते हैं, इससे मिट्टी का अपरदन, मृदा अपरदन रुक जाता है। आई बात समझ में? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी देखना है और अप्रत्यक्ष रूप से देखना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा पौधे से हमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां, तेल, शक्कर, दवाइयां यानी जड़ी बूटियां जो मैंने कहा था, दवाइयां आदि प्राप्त होती हैं। शिक्षक कहता है बच्चों से, बच्चों ने बताया है ना इस प्रश्न को। अब प्रमुख अनाज के नाम बताइए। तो अनाज जो आप जिसको आप अपने भोजन में लेते हैं, रोटी बनाने में लेते हैं, भोजन में लेते हैं अनाजों को। सबसे पहले गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, इससे रोटी बनती है। तो अनाज से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा देने वाला भोजन, ऐसा भोजन जो हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, वो हमें किससे प्राप्त होता है? अनाजों से प्राप्त। और अनाज किससे प्राप्त होते हैं? फसलों से। समझ में आया? उसके बाद आगे देखिए प्रमुख सब्जियों और फलों के नाम बताएं। ये भी तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो सब्जियां गोभी, आलू, मेथी, पालक, और भी आपकी मटर हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये आपकी सब्जियां हुई। फल भी आप देख सकते हैं, अनार, संतरे, मौसमी, केला, अंगूर, ठीक है, पाइनएप्पल यानी अनानास, ठीक है। तो ये आपके फल, विभिन्न प्रकार के फल हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो इसमें सब्जियों में गोभी, मटर, आलू, मेथी, पालक आदि सब्जियां हैं। पपीता, केला, अमरूद, आम, अंगूर आदि फल हैं। अब बच्चों दालें हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। दालों में पाया जाता है प्रोटीन। कक्षा 4 में मैंने आपको बताया कि दालों में प्रोटीन होता है और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है, ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है। तो प्रोटीन हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग है। दाल के बिना हमारे शरीर का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग है दाल। क्या है? दाल। तो दालें हमें, दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। और प्रमुख दालों के नाम बताइए। तुअर दाल, ठीक है, तुअर की दाल होती है, अरहर दाल, ठीक है, उड़द, मूंग, इस प्रकार की ये दालें होती हैं। तो आप लोगों को सोयाबीन की जो बरी होती है, सोयाबीन, हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो सोयाबीन से भी हमें प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन की बरी जो होती है उससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों में आती है। इसको स्पेलर के द्वारा, बड़े बड़े स्पेलरों के द्वारा पेरा जाता है, तो इससे जो तेल निकलता है वो डालडा कहलाता है, ठीक है।
और बची हुई चीज को हम बरी में परिवर्तित कर देते हैं। तो सोयाबीन ये भी हमारी दलहन और तिलहन दोनों के बीच आने वाली फसल है। अब देखें, तेल प्रदान करने वाली फसलों को तिलहन कहते हैं, दाल प्रदान करने वाली फसलों को दलहन, और तेल प्रदान करने यानी प्रदान माने देना, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, तो तेल प्राप्त होने वाली फसलें को हम तिलहन कहते हैं। ठीक है, अब उनके नाम बताइए। जैसे हमें मूंगफली से तेल मिलता है, सरसों से तेल मिलता है, तिल यानी तिली, जिसको आप लोग तिली बोलते हैं, वो तिल है। तिल से भी हमें तेल मिलता है। और भी आपको मैं बता दूं, अगर आप केरल में चले जाएं, कर्नाटक साइड चले जाएं, तो वहां पर तेल सबसे ज्यादा नारियल से निकाला जाता है, नारियल से। तो वो क्या हो गया? तिल, नारियल का तेल। ठीक है, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। अब देखें, शिक्षक कहता है बच्चों, सोयाबीन एक प्रमुख तिलहन है। इसके व्यापक उत्पादन के कारण हमारे प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया। आइए अब हम निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करते हैं। तालिका इसमें बनी है, उस तालिका को आप पूर्ण करेंगे। इसमें दे रहा है क्रियाकलाप। दालें कौन कौन सी हैं? मूंग की दाल, तुअर दाल, चना, उड़द। समझ में आ रहा? फल कौन कौन से हैं? अनार, सेब, केला, पपीता, अंगूर, आम। इसमें 3-3 बने हैं, 4-4 हैं, मगर आपको अपने दिमाग से कम 15-15 चीजों के नाम लिखने हैं, तभी आपका दिमाग विकसित माना जाएगा। समझ में आया? अनाज, अनाज कौन कौन से हैं? गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल। ये अनाज है ना, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऊर्जा मिलती है। सब्जियां में आपको 10-20 सब्जियां, आपको देखो जो टेस्ट लिया था, मैंने कहां से टेस्ट लिया? यहीं से तो लिया था। सब्जियों में आपका क्या क्या रहेगा? कौन कौन सी सब्जी? भिंडी, लौकी, बैगन, तोरी, टिंडा, ठीक है, कद्दू, लौकी। जी आ जाए। अब तिलहन की बताइए। तिलहन में सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। हाँ, सोयाबीन भी लिख सकते हैं। अब शिक्षक कहता है बच्चों, अनेक पौधे हमारे लिए औषधीय महत्व होते हैं। औषधीय महत्व माने दवाइयों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? दवाइयों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आया? किसके लिए महत्वपूर्ण? दवाइयों के लिए। तो जैसे आपको मैंने बताया कि तुलसी के पेड़ पत्तियां खा लेने से हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो सही रहता है, तो दवाई का काम किया ना। तुलसी की पत्तियों का काढ़ा पी लेने से सर्दी, जुकाम, खांसी सही हो जाती है। तो तुलसी क्या है? औषधीय पौधा हो गया। समझ में आया? उसके बाद नीम, नीम के निम्बोली वाले तेल से, निबोली के तेल को अगर हम फुंसियों में लगा लेते हैं तो फुंसियां ठीक हो जाती हैं। ठीक है, साबुन में नीम की तेल को डाला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से कई पौधे हैं जो औषधियों वाले होते हैं। ठीक, अकौवा भी होता है, धतूरा भी होता है, ये औषधीय पौधे हैं। और काली मिर्च भी, दालचीनी भी, जो मसाले में आती है, दालचीनी, छबीला, केवा, ये भी हमारे क्या है? औषधीय पौधे हैं। ठीक है, जमालगोटा, लौंग, इलायची, ये हम जितने मसाले हैं ये सब दवाइयों में आते हैं। ठीक, आंवला। तो इसमें कह रहा है कि बच्चों अनेक पौधे हमारे लिए औषधीय महत्व के होते हैं। क्या आप में से कोई ऐसे पौधे के विषय में जानता है? चलिए हम आपको बताते हैं। बच्चों, आपने जाना कि पेड़ पौधे हमें विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त करते या प्रदान करते हैं, परंतु इन चीजों को प्रदान करने के अतिरिक्त एक पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? देखो पौधे के महत्व देखिए। पौधे वर्षा के लिए सहायक होते हैं, खाद्य पदार्थ का औषधियां देते हैं, भूमि के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं क्योंकि इनकी जड़ें भूमि को जकड़े रहती हैं, वस्त्र के निर्माण के लिए तंतु यानी रेशा मिलते हैं। पेड़ पौधे, कपास का पौधा देखा है आप लोगों ने, उसके फूल से हमें रुई मिलती है और उस रुई के हम
बंडल बना लेते हैं, उन बंडल को रुई को तकली पे चढ़ा करके धागा बना लेते हैं और उस धागा से हम सूती वस्त्र यानी कपड़े बना लेते हैं। तो ये धागे हमें कहाँ से मिले? पेड़ पौधों। तो वस्त्र के निर्माण के लिए हमें तंतु यानी धागा, तापमान नियंत्रण करना। मैंने बताया था कि जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां ठंडक रहती है, ना ज्यादा ठंडक और ना ज्यादा गर्मी। ईंधन हेतु लकड़ी, जलाऊ लकड़ी भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। प्रदूषण को नियंत्रण करती है। मैंने बताया था कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और ऑक्सीजन प्राणवायु गैस को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस गैस को छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण रुक जाता है और ध्वनि प्रदूषण भी रुकता है। ठीक है, श्वसन हेतु हमें ऑक्सीजन प्रदान होती है। तो ये है पेड़ पौधों के कार्य। जी हाँ, हम जब भी सर्दी या जुकाम होता है तो घर में माँ तुलसी, अदरक, लौंग या काली मिर्च, हल्दी इत्यादि का काढ़ा बनाकर सबको पीस के काढ़ा बना के पिलाती है। तो ये सभी चीजें पौधे द्वारा प्राप्त होती हैं और हमारी इनके काढ़े पी लेने से सर्दी जुकाम सही हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद शिक्षक कहता है, हरीश आपने ठीक कहा, आज मैं आपको कुछ औषधीय पौधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप लोगों को कक्षा 4 में औषधीय पौधों की जानकारी के लिए पूछा गया, तो वहां पर आप पौधों के नाम नहीं बता पा रहे। अब 5 में आ गए, अब तो पौधों के नाम सीख लीजिए, उनके गुण सीख लीजिए। जैसे तुलसी है तो सर्दी एवं ज्वार में इसकी पत्तियों का काढ़ा उपयोगी होता है। जब सर्दी का बुखार हो रहा हो, गला दर्द हो रहा, गला चोक हो रहा हो, ठीक है, सर्दी जुकाम हो रहा हो, तो आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा पी करके अपने सर्दी जुकाम और ज्वार को मिटा सकते। ज्वार माने बुखार, सर्दी का बुखार। ठीक है, आंवला आपने देखा होगा, जो खट्टा खट्टा रखता है बहुत। आंवले का चूर्ण भी बिकता है, ठीक है, अचार भी बनाया जाता है। तो आंवला पाचक, कफनाशक, पाचक माने भोजन को पचाने में सहायता करता है। कफनाशक माने जो हमारे शरीर के फेफड़ों में जो बलगम निकलता है, कफ निकलता है, उसको खत्म करता है। ठीक है, रक्तवर्धक होता है। रक्त माने खून, वर्धक माने बढ़ाने वाला, खून को बढ़ाने वाला। आंवला खून को बढ़ाता है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा के कारण इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है। इसके कारण लाभों के लिए और बालों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। लाभप्रद माने लाभदायक। तभी तो आंवले की गुठलियां का तेल निकाल के आपका आंवला तेल बना है। समझ में आया? डाबर आंवला हेयर ऑयल, डाबर आंवला हेयर ऑयल माने डाबर आंवला बाल का तेल बना हुआ है, क्योंकि आंवले का तेल आंवला तेल के लिए लाभदायक है, इसीलिए उसका तेल हम बालों में प्रयोग करते हैं। समझ में आया? उसके बाद पीपल आप जानते ही हैं, मुंह के अंदर होने वाले छालों में लाभकारी, जिसके मुंह में ज्यादा छाले बनते हैं तो पीपल की दातुन करना चाहिए है, और रक्त विकार को नष्ट करने में सहायक होता है। रक्त यानी खून में जो अशुद्धियां होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को निकालने के लिए, हटाने के लिए लाभदायक होता है। बरगद देखिए, बरगद देखा है आप लोगों ने पेड़? हाँ, जिसकी एरियल रूट रहती है। एरियल रूट माने हवाई जड़ें, जिनकी जड़ों पर आप पकड़ के झूल जाते हैं। हाँ, इस वृक्ष का दूध घाव को साफ करने के लिए फोड़े फुंसी पर लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। कान बहने एवं दांत दुखने में इसका दूध लाभकारी होता है। जैसे पीपल का तो वैसे ही बरगद का। ठीक है, दोनों मुंह के छालों के लिए फायदेमंद होता है। निकालो दूध तो बस छाले पे लगा लो, घिसाई कर लो उसकी। हाँ, बबूल देखिए, बबूल एक पेस्ट आता था पहले, पेस्ट आता है तो बबूल, तो देखो इसकी छाल चर्म रोगों में उपयोग होती है। चर्म रोग यानी अगर हमारी त्वचा पर कोई भी रोग होता है, ठीक, कल से आप जब भी आप इसकी छाल चर्म रोगों के लिए उपयोगी होती है। इसकी फली खांसी के लिए, इसकी जो फली, बबूल की फली देखी है आप लोगों ने? हाँ, खांसी के लिए, और दुर्बलता माने जिसको शरीर में कमजोरी हो, चर्म रोग हो,